हेलो प्यारे दोस्तों, आज प्यारे साथियों हमारा जो लेक्चर है, आज हमारा लेक्चर जो है वो चौथा है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं। यदि आपने तीनों लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में उन तीनों लेक्चर को देख लीजिए। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बता देते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज हम करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है क्या, ऊष्माक्षेपी यानी छेप हो रहा है, यानी ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। और उसके बाद क्या है, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी प्यारे साथियों क्या होती है? ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, यानी ऊष्मा क्या हो रही है, खींच रही है। उसके बाद प्यारे साथियों हम क्या देखेंगे, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को एक और नाम है, एक और नाम क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। प्यारे साथियों, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया आ जाए तो ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया का एक क्या है, दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। प्यारे साथियों, उसके बाद हम देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या है? अपचयन अभिक्रिया। प्यारे साथियों, जो अपचयन अभिक्रिया है और जो उपचयन अभिक्रिया है, ये दोनों प्यारे साथियों, उपचयन अभिक्रिया का एक अलग नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, लेकिन अपचयन अभिक्रिया का क्या है, एक ही नाम है, क्या, अपचयन अभिक्रिया। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों, हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन प्यारे साथियों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि जो अभिक्रियाएं होती हैं प्यारे साथियों, वो क्या होती हैं, अगर कोई भी अभिक्रिया होती है वो ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर होती है। क्या होती है? ऊष्मा परिवर्तन, यानी जब ऊष्मा कम लगेगा या ऊष्मा ज़्यादा लगेगी तब क्या होगा। और ये प्रक्रियाओं के आधार पर, जो ऊष्मा प्रक्रिया के आधार पर क्या होती हैं, जो ये अभिक्रियाएँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहते हैं प्यारे साथियों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है छेप, यानी क्या हो रहा, ऊष्मा निकल रही है। प्यारे साथियों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बने, क्या बने, उत्पाद बने, और उसके साथ साथ क्या निकले, ऊष्मा निकले। क्या निकले? ऊष्मा निकले, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हमने आपको साधारण भाषा में बता दिया। अब दोस्तों, इसका हम परिभाषा लिखकर बताते हैं। परिभाषा क्या होगी प्यारे साथियों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो लिखते हैं प्यारे साथियों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती प्यारे साथियों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब प्यारे साथियों देखिएगा, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। लेकिन जो ऊष्मा निकलेगी प्यारे साथियों, उस ऊष्मा को हम किस तरफ लिखेंगे, ये बात है। तो क्या है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा की जो मात्रा होती है प्यारे साथियों, उसको हम क्या लिखते हैं, दाईं ओर लिखा जाता है। क्या है, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में
इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को प्लस चिन्ह के साथ, क्या प्यारे साथियों, धन चिन्ह के साथ, धन चिन्ह के साथ दाईं ओर लिखा जाता है। प्यारे साथियों, क्या हुआ, इस अभिक्रिया में ऊष्मा को क्या होता है, प्लस चिन्ह के साथ दाहिनी ओर लिखा जाता है। अब प्यारे साथियों, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया की ये परिभाषा हो गई। लेकिन प्यारे साथियों, परिभाषा से ही केवल काम नहीं चलेगा, इसका उदाहरण देखिए। क्योंकि दोस्तों, अगर पेपर में आ गया ऊष्मा छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण को लिखकर यहाँ पर समझाएंगे। तो उदाहरण क्या है प्यारे साथियों, उदाहरण, क्योंकि दोस्तों उदाहरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण क्या है, उदाहरण है प्यारे साथियों, जैसे हम ले लें, क्या ले लें हम, जैसे कार्बन ले लें, क्या ले लें, कार्बन। और जब प्यारे साथियों कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं, किसको, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, यानी जब कार्बन है ये, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने जलाया, हमें क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। लेकिन प्यारे साथियों, जब हमने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ऊष्मा निकली। ऊष्मा की मात्रा कितनी निकली प्यारे साथियों, यहां पर क्या निकली, ऊष्मा निकली। क्या निकली, ऊष्मा। अब प्यारे साथियों, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला और क्या निकली, ऊष्मा निकली। लेकिन प्यारे साथियों, ये ऊष्मा कितनी निकली, ये ऊष्मा प्यारे साथियों 94 किलो कैलोरी निकली। 94 किलो कैलोरी। अब प्यारे साथियों, इसको जो हमने ये समीकरण लिखा है, इसको हम प्यारे साथियों लिखकर समझाते हैं। क्या है, लिखेंगे, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, क्या लिखेंगे, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के साथ साथ 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो वही प्यारे साथियों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, क्या लिखेंगे, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के साथ साथ क्या होती है, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है। 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है। ये तो प्यारे साथियों हो गया उदाहरण हमारा पहला। क्या है, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने जलाया तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने के साथ साथ हमें ऊष्मा प्राप्त हुई और ऊष्मा की मात्रा प्यारे साथियों कितनी प्राप्त हुई, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकली। इसको हमने प्यारे साथियों लिखकर प्रॉपर तरीके से समझा दिया। अब प्यारे साथियों उदाहरण दूसरा लिखते हैं। दोस्तों आप पेपर में चाहे एक उदाहरण लिखना, लेकिन यहाँ पर प्यारे साथियों हम 2 उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों, मेथेन। मेथेन क्या होता है, CH4। जब प्यारे साथियों मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीजन।
जब प्यारे साथियों हमने मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपक्रिया कराया, क्या कराया? अपक्रिया। तो ये बनाया क्या? ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और प्यारे साथियों क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। लेकिन प्यारे साथियों देखिए, क्या यह अपक्रिया बैलेंस है? देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों हाइड्रोजन है 2, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है 4। यहाँ पर कुछ मत कीजिए, यहाँ पर 2 से बस गुणा कर दीजिए। हाइड्रोजन हो गया प्यारे साथियों 4, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन का काम हो गया खत्म। अब प्यारे साथियों ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया। अब प्यारे साथियों क्या करेंगे? हम इधर 2 से गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन से गुणा कर रहा है, यहाँ पर कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन। और यहाँ पर कार्बन देखिए, कार्बन प्यारे साथियों 1, यहाँ पर भी कार्बन 1, यानी यह अपक्रिया क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब प्यारे साथियों जब हमने मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपक्रिया कराया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया और हमें जल प्राप्त हो गया। लेकिन प्यारे साथियों इसके साथ हमें क्या प्राप्त हो गई? ऊष्मा प्राप्त हो गई, ऊष्मा प्राप्त हो गई। अब दोस्तों मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो ऊष्मा है क्या इधर ही प्लस चिन्ह के साथ लिखा जा सकता है? नहीं दोस्तों, आप चाहे इस ऊष्मा की मात्रा को इधर बाईं ओर माइनस चिन्ह के साथ लिख सकते हैं। इधर क्योंकि प्लस में है प्यारे साथियों, तो ये प्लस दिखा रहा है कि ऊष्मा इससे निकल रही है प्यारे साथियों। यहाँ पर आप माइनस चिन्ह के साथ लिख सकते हैं ऊष्मा की मात्रा को। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऊष्मा क्षेपी की अपक्रिया को फिर से समझा देना चाहते हैं। क्या है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या निकलती है प्यारे साथियों? ऊष्मा निकलती है। क्या है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। और इस अपक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को प्लस चिन्ह के साथ दाईं ओर लिखा जाता है। हमने यह उदाहरण लिया, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ और ऊष्मा प्राप्त हुआ, ऊष्मा की मात्रा 94 किलो कैलोरी प्राप्त हुई। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा मीथेन। जब मीथेन की क्रिया हमने ऑक्सीजन से कराई तब हमें प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने के साथ साथ जल प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुआ प्यारे साथियों? ऊष्मा प्राप्त हुआ। तो हमने देख लिया ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। अब हम प्यारे साथियों देखते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। अब हम प्यारे साथियों देख लेते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। यह प्यारे साथियों ऊष्मा शोषी जो अपक्रिया है वह ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया का क्या है? एकदम उल्टा है प्यारे साथियों। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया में क्या होता था? अभिक्रिया से क्या निकलती थी? ऊष्मा निकलती थी। लेकिन यहाँ पर प्यारे साथियों क्या होगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया करने के लिए क्या होगी? ऊष्मा की आवश्यकता होगी प्यारे साथियों। कैसे होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब प्यारे साथियों देखिए क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए क्या होती है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी
ये तो हो गया प्यारे साथियों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, लेकिन इसमें भी थोड़ा बाकी है। क्या बाकी है? देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए क्या हो रही है? ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है। तो प्यारे साथियों, जो ऊष्मा की आवश्यकता हमें हो रही है, जो हमें ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है प्यारे साथियों, उस ऊष्मा को हम समीकरण में किस तरफ लिखेंगे, ये बात आती है। तो प्यारे साथियों, चूंकि हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे? उत्पाद के साथ प्लस चिन्ह के साथ प्यारे साथियों हम क्या करेंगे? ऊष्मा की मात्रा को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद के साथ नहीं प्यारे साथियों, अभिकारक के साथ। प्यारे साथियों क्या करेंगे? अभिकारक के साथ हम ऊष्मा की मात्रा को ऐड करेंगे। चूंकि हमें ये क्या हो रही है? ऊष्मा की आवश्यकता हमें क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए क्या हो रहा है? उत्पाद बनने के लिए हमें क्या हो रही है? ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है। तो क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को प्लस चिन्ह के साथ किधर लिखते हैं? प्लस चिन्ह के साथ बाईं तरफ लिखा जाता है, जिस तरफ क्या होता है? हमारा अभिकारक होता है प्यारे साथियों। प्लस चिन्ह के साथ बाईं ओर लिखा जाता है। क्या होता है प्यारे साथियों? बाईं ओर लिखा जाता है। अब प्यारे साथियों, इस ऊष्मा को हम इरेज कर देते हैं। देखिए, अब क्या हो गया प्यारे साथियों? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए क्या होती है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में प्यारे साथियों ऊष्मा की मात्रा को प्लस चिन्ह के साथ बाईं तरफ लिखा जाता है। बाईं तरफ क्यों लिखा जाता है? क्योंकि उस तरफ क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। देखिए, उदाहरण क्या है? उदाहरण है प्यारे साथियों, उदाहरण क्या लिखेंगे? हम इधर लिखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यानी जब नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन क्या होगा? ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा। क्योंकि क्या होगा? नाइट्रोजन प्यारे साथियों अक्रियाशील गैस होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? नाइट्रोजन बहुत कम क्रियाशील होता है। इसलिए जब नाइट्रोजन की क्रिया क्या होगा? जब नाइट्रोजन की क्रिया प्यारे साथियों हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो वह क्रिया करेगा ही नहीं। अब क्रिया करेगा नहीं तो हमें उसे क्या देनी पड़ेगी? हमें उसे देनी पड़ेगी ऊष्मा। क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा। और ऊष्मा कितनी देनी पड़ेगी प्यारे साथियों? ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी 42 किलो कैलोरी। कितनी? 42 किलो कैलोरी। तो ये बनाएगा क्या प्यारे साथियों? N2 + O2 क्या बनाएगा? 2NO। ये क्या बनाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। यानी प्यारे साथियों नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है या क्रिया नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन अक्रियाशील गैस होता है। अब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने के लिए हमें उसे देनी पड़ेगी ऊष्मा। ऊष्मा हमने दिया 42 किलो कैलोरी ऊष्मा प्यारे साथियों दिया। जब 42 किलो कैलोरी ऊष्मा दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्या लिखेंगे? जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए क्या होता है? 42 किलो कैलोरी
42 किलो कैलोरी, 42 किलो कैलोरी ऊष्मा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हमने प्यारे साथियों क्या देखा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए हमें क्या होगी? ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। इस अभिक्रिया में प्यारे साथियों ऊष्मा की मात्रा को प्लस चिन्ह के साथ किसके साथ लिखते हैं? प्लस चिन्ह के साथ बाईं ओर लिखा जाता है। और बाईं ओर प्यारे साथियों हमारा क्या होता है? अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। यानी इस अभिक्रिया में क्या होता है? प्लस चिन्ह के साथ ऊष्मा को बाईं ओर लिखा जाता है। तब प्यारे साथियों हमें ऊष्मा की मात्रा कितनी देनी पड़ी? हमें ऊष्मा की मात्रा नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराने के लिए और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए हमें 42 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ी। उसी को हमने प्यारे साथियों नीचे लिखा, जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए 42 किलो कैलोरी ऊष्मा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो प्यारे साथियों हमने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देख लिया। अब हम प्यारे साथियों देखते हैं अगला टॉपिक। तो अब हम देखते हैं प्यारे साथियों उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का एक और नाम है क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब प्यारे साथियों उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या फिर आयन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। प्यारे साथियों कोई परमाणु हो, अणु हो या आयन से प्यारे साथियों क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उसी अभिक्रिया को हम प्यारे साथियों ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब प्यारे साथियों जो उपचयन अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है प्यारे साथियों ऑक्सीजन का होता है योग। क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है योग। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है प्यारे साथियों इसका होता है वियोग। देखिए प्यारे साथियों क्या है उपचयन अभिक्रिया क्या कह रहा है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु हो, अणु हो या आयन से प्यारे साथियों क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकले। उस अभिक्रिया को हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? इस अभिक्रिया में प्यारे साथियों ऑक्सीजन का जो होगा वो क्या होगा? योग होगा, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा। और प्यारे साथियों हाइड्रोजन का वियोग होगा। अब हम प्यारे साथियों इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने ये आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया, अब हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है प्यारे साथियों? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या फिर आयंस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस अभिक्रिया को उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद क्या है? इस अभिक्रिया में क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का होता है योग और हाइड्रोजन का होता है वियोग। तो वही प्यारे साथियों हमें लिखना है, तो उसी को हम लिख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
कहलाती है। अब प्यारे साथियों ये क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब इसी में एक टॉपिक और है, वो क्या है? इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है? योग। क्या है? इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, परंतु हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोग होता है। परंतु हाइड्रोजन का वियोग होता है। प्यारे साथियों क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या फिर आयन से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, परंतु हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोग होता है। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, लेकिन इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है प्यारे साथियों, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं प्यारे साथियों? जैसे हमने ले लिया सोडियम। क्या ले लिया? सोडियम। अब प्यारे साथियों सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग प्यारे साथियों क्लास 9th में पढ़े होंगे। यहाँ पर प्यारे साथियों हम बताते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले कक्ष में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते। ये हो गया 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन बच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन और, क्योंकि सोडियम की परमाणु क्रमांक कितनी होती है? 11। तो हम तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब प्यारे साथियों सोडियम पर क्या होता है? +1 का चार्ज होता है। सोडियम पर प्लस का चार्ज क्यों होता है? क्योंकि सोडियम जो होता है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यहाँ पर प्यारे साथियों पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 होते हैं। इसलिए प्यारे साथियों सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन का किसी तरीके से त्याग कर दे तो वो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। समझा रही है प्यारे साथियों? अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे सोडियम तो अपना अष्टक पूरा कर देगा। और प्यारे साथियों जो भी त्याग करता है उस पर क्या होता है? प्लस का चार्ज आता है। क्या आता है? प्लस चार्ज आता है। इसलिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया अपना अष्टक पूरा करने के लिए, और यहाँ पर हो गया Na पर प्लस, Na पर प्लस हो गया। अब प्यारे साथियों यहाँ पर बचा कितना? 2,8, क्योंकि यहाँ पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग किया है। क्या किया है? त्याग किया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जो है उधार दे दिया है किसी को। तो यहाँ पर क्या होगा? ये प्लस चार्ज इस पर आ गया। और प्यारे साथियों जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन था, इस पर जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया? निकल गया इससे। तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, यानी 2,8 बना लिया। ये तो हो गया, हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब प्यारे साथियों जैसे मैग्नीशियम हम ले लेते हैं, ये क्या ले लेते हैं? दूसरा हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। यहाँ पर दोस्तों प्लस चार्ज का नहीं रहेगा प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है, तो यहाँ पर अभी हमने इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग नहीं कराया है। यहाँ पर आकर प्यारे साथियों हमने इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। चूँकि इसके पास तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन था, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो इस पर आ गया प्लस का चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन का निकल गया यहाँ पर। अब दोस्तों हम मैग्नीशियम का ले लेते हैं। जैसे क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? 12। क्या होता है? 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा वो 2, क्योंकि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्ष में क्यों आया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 होता है। 2 और 8 10 और 2 12। अब प्यारे साथियों मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का प्यारे साथियों क्या कर देगा? त्याग कर देगा। तो मैग्नीशियम पर भी क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज आया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। 2 इलेक्ट्रॉन प्यारे साथियों क्या हो गया? निकल गया। यहाँ पर था मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 यानी 12 हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2,8। इसलिए मैग्नीशियम पर क्या होता है? +2 का चार्ज होता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होगा? +2
या फिर 2 प्लस का चार्ज हो गया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किया है। तो प्यारे साथियों, हमने बताया कि ये क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या फिर आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब हम देखते हैं इसके नीचे वाला क्या है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। योग होता है। हमने तीसरा उदाहरण लिया। तीसरा उदाहरण क्या ले लिया? जैसे हमने ले लिया प्यारे साथियों, क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो ये तुरंत क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2MgO। तो प्यारे साथियों, यहां पर मैग्नीशियम है कितना? 2, और ऑक्सीजन है 2। यहां पर हम 2 से गुणा कर देंगे, अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। तो आई होप कि प्यारे साथियों, उपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एक बार हम आपको फिर से पूरा रिवाइज करा देते हैं। क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु से क्या निकलते हैं? क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या फिर आयन्स जो होते हैं प्यारे साथियों, उससे क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद क्या है? इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का प्यारे साथियों क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? योग होता है। परंतु हाइड्रोजन का क्या होता है प्यारे साथियों? योग होता है। हमने ऑक्सीजन का योग करके दिखा दिया। तो दोस्तों, ये हो गया उपचयन अभिक्रिया। अब हम प्यारे साथियों देखते हैं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, क्या है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे प्यारे साथियों? जो अपचयन अभिक्रिया है वो उपचयन अभिक्रिया का एकदम उल्टा है। उल्टा कैसे है? जो उपचयन अभिक्रिया था प्यारे साथियों, उसमें क्या था? किसी परमाणु, अणु या फिर आयन से क्या निकलते थे? इलेक्ट्रॉन निकलते थे। क्या था? परमाणु, परमाणु, अणु से क्या निकलते थे? इलेक्ट्रॉन जो थे वो निकलते थे। निकलते थे। लेकिन जो अपचयन अभिक्रिया है प्यारे साथियों, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? परमाणु, अणु या फिर आयन जो है तो हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। और जो ग्रहण करेंगे प्यारे साथियों, वो क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया। तो होगा ना उल्टा ये। देखिए, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या फिर आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और प्यारे साथियों, ये अपचयन अभिक्रिया कहला गई। और उसके बाद क्या होगा? इस अभिक्रिया में क्या होगा? हाइड्रोजन का योग होगा। वहां पर क्या होता था प्यारे साथियों? वहां पर ऑक्सीजन का योग हो रहा था। यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन का योग होगा। हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का प्यारे साथियों क्या होगा? वियोग होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा? वियोग होगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन वैसे तो हमने बोल के बता दिया, लेकिन अब प्यारे साथियों इसको लिख कर बताते हैं। लिख कर कैसे बताते हैं प्यारे साथियों? देखिए, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु, क्या प्यारे साथियों? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या फिर आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अणु या आयन जो होते हैं प्यारे साथियों, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या कहलाती है वह अभिक्रिया? वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन
अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है। प्यारे साथियों, जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ ये एकदम प्रॉपर तरीके से आपका दोस्तों यहाँ से नोट्स बन रहा है। यहाँ पर प्यारे साथियों आप अपना नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो से नोट्स नहीं बनाना है तो प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन नोट्स प्यारे साथियों टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। और टेलीग्राम का लिंक प्यारे साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप जा करके नोट्स को बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं भी आप लोगों को पूरा बहुत अच्छी तरीके से लिखता हुआ जा रहा हूँ। इसका दोस्तों उदाहरण क्या है, उदाहरण प्यारे साथियों देख लेते हैं। इसका जो उदाहरण होगा प्यारे साथियों वो उदाहरण क्या होगा, जैसे हमने ले लिया क्लोरीन। क्या ले लिया? क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? Cl। अब प्यारे साथियों Cl यानी क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चूंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन क्यों हुए? क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है। 8 2 10 और 7 17। अब प्यारे साथियों जो क्लोरीन होगा वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अगर इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 8 हो जाएंगे। ये तो हो गया बराबर। ये कहेगा मैं तो मौज हो गया, हमारा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, यानी मेरा अष्टक पूरा हो गया। अब प्यारे साथियों क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा होगा और उससे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का क्या ले लेगा? उधार ले लेगा। और क्लोरीन पर आ जाएगा माइनस का चार्ज। क्या आ जाएगा? माइनस का चार्ज। और क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 2,8,8 हो जाएगा, यानी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। तो प्यारे साथियों ये था क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 था। इसने अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का क्या ले लिया? उधार, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया इसने। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, यानी इसका अष्टक जो है वो पूरा हो गया। तो प्यारे साथियों इसने 1 इलेक्ट्रॉन का क्योंकि ग्रहण किया है तो इसके ऊपर आ गया माइनस का चार्ज। माइनस यहाँ पर क्यों आया है प्यारे साथियों? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन उधार लिया है, कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, वहां से क्लोरीन गया और 1 इलेक्ट्रॉन ले आया, तो इसके ऊपर आ गया माइनस का चार्ज। ये तो हो गया पहला उदाहरण। अब देखते हैं हम दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या है? जैसे हमने ले लिया ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया हमने कार्बन से कराई तो जिंक ऑक्साइड की क्रिया कराने के बाद इस अभिक्रिया में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का क्या हो रहा था? वियोग। यानी ऑक्सीजन जब 2 से प्यारे साथियों कोई अकेला हो जाए तो क्या होता है? उसका वियोग होता है। प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होगा? अब Zn जो था वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा? CO, यानी जिंक बनाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड प्यारे साथियों बनाएगा। यहाँ पर क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी जब जिंक से हमने कार्बन की क्रिया कराया तो वो जिंक बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। आई होप कि प्यारे साथियों ये जो अपचयन अभिक्रिया है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों एक बार अपचयन अभिक्रिया का डेफिनेशन आपको फिर से बता दे रहा हूँ। क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या फिर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोग होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो रहा है, लेकिन जो उपचयन अभिक्रिया थी उसमें क्या हो रहा था? हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था। तो इस अभिक्रिया में क्या होगी? हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का क्या होगा?
वियोग होगा। तो हमने इसका प्यारे साथियों क्लोरीन जैसे लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 था, और जब जो क्लोरीन था उस पर क्या होता, वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, इसलिए क्लोरीन पर आ गया माइनस का चार्ज। और प्यारे साथियों क्लोरीन का अष्टक हो गया पूरा और इसने एक इलेक्ट्रॉन का कर लिया ग्रहण। उसके बाद हमने प्यारे साथियों जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराई, इसने जिंक बना लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको उपचयन अपक्रिया समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये अपचयन और उपचयन अपक्रिया में दोस्तों बहुत बच्चों को क्या रहती है, डाउट्स रहती है। तो दोस्तों आई होप कि मैं आपका डाउट क्लियर कर पाया हूँगा। तो दोस्तों आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। प्यारे साथियों आप बहुत मेहनत से पढ़िए, क्योंकि दोस्तों यही वक्त है आप कुछ कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर बैठे हैं ना, तो आपका दोस्त जो है वो बैठा नहीं है प्यारे साथियों, वो रात भर जग कर पढ़ रहा है प्यारे साथियों, और वो ही टॉपर बनेगा। जो प्यारे साथियों रात भर जग कर पढ़ेगा वही टॉपर बनेगा। प्यारे साथियों आप अपने समय को कहीं गवाइए मत, एकदम अपने पढ़ाई में फोकस कीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि हर बच्चा पढ़ रहा है, केवल आप ही बैठे हैं प्यारे साथियों, हर बच्चा पढ़ रहा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मोटिवेशन यहीं से मिलती है प्यारे साथियों कि हमें रात भर पढ़ना है। अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा है, मेरा दोस्त प्यारे साथियों रात भर जग कर पढ़ रहा है। तो दोस्तों हमें भी पढ़ना है और प्यारे साथियों टॉपर बनना है। आप दोस्तों पूरे ज़िले में नहीं, मान लीजिए अपने गांव में, अपने स्कूल में ही टॉपर बन सकते हैं प्यारे साथियों। बस केवल प्यारे साथियों मेहनत पर डिपेंड करती है। जो प्यारे साथियों मेहनत करेगा उसके नंबर ज़्यादा आएंगे, जो मेहनत नहीं करेगा उसके नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो में आप प्यारे साथियों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर प्यारे साथियों विज्ञान, मैथ, हिंदी, इंग्लिश प्यारे साथियों सभी चीज़ें पढ़ाएंगी। हिंदी का प्यारे साथियों वीडियो आपको 2-1 दिन में मिल जाएगी प्यारे साथियों। हम लोग हिंदी की भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू।